जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 जो बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 का जो हम लोग सेट प्रैक्टिस करते हैं अल्टरनेट डे पे टेस्ट सीरीज होने वाली है। तो अति महत्वपूर्ण ये जो हमारी सरप्राइज टेस्ट रहती है दोस्तों रुक्मणी पब्लिकेशन का, तो आइए आज का सेशन बताते हैं कि कौन सी होने वाली है। देखिए हम लोग ने कौन कौन कर लिया पहले ये जानते हैं। पहला चौथा सीरीज कर चुके हैं, दूसरा में पांचवा सीरीज किए थे, तीसरे में कौन किए थे दोस्तों, तो तीसरे में हम लोग ने सातवां सीरीज करा था। तो आज जो चौथी होने वाली है हम लोग की कौन होने वाली है दोस्तों, यह टेस्ट सीरीज नंबर 1 होने वाली है, ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज नंबर 1 को आइए आज सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑनर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट किया जाए और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में बताना न भूलिएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए नंबर 1 को। देखिए इसमें क्या प्रश्न बनता है। देखिए टेस्ट सीरीज नंबर 1, इसमें पहला प्रश्न बनता क्या है दोस्तों। देखिए पहला प्रश्न बनता है कि 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जो है जारी किया और इसे रुपया का नाम दिया था। तो वह कौन शासक था, आंसर बताइएगा। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी था। आंसर क्या बनेगा, शेरशाह सूरी। 1540 में कन्नौज या फिर कहिए बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था, हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह सूरी, और उसके बाद जो है सूरी वंश का संस्थापक किया था, स्थापना किया। अगला है यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक कौन बना है। कौन है यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक हैं शिव खेरा। आंसर बनेगा शिव खेरा है। शिव खेरा एक भारतीय लेखक, कार्यकर्ता एवं प्रेरक वक्ता भी है। शिव खेरा कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन नामक एक संगठन की भी स्थापना किए थे। संदीप महेश्वरी के बारे में तो पता ही दोस्तों, यह एक क्या है, यह भारत के सार्वजनिक वक्ता, प्रसिद्ध फोटोग्राफर भी हैं, उद्यमी भी है ना। और दीपा कर्माकर क्या है, तो दीपा कर्माकर जो है एक जिम्नास्टिक प्लेयर है ना। दीपा कर्माकर क्या है, एक जिम्नास्टिक प्लेयर है। और यह किस राज्य से निवास करती हैं, तो त्रिपुरा राज्य में निवास करती हैं दीपा कर्माकर। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि यूनेस्को विरासत स्थल जो है शोर मंदिर किस राज्य में है। शोर मंदिर किस राज्य में है दोस्तों, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तमिलनाडु राज्य में पड़ता है शोर मंदिर। महाबलीपुरम को शोर मंदिर, महाबलीपुरम के शोर मंदिर को 1984 में, कब 1984 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। शोर मंदिर का निर्माण जो है पल्लव वंश के शासक जो है नरसिंह वर्मन के शासनकाल में कराया गया था। शोर मंदिर को रथ मंदिर और एकास्मक मंदिर भी के नाम से जानते हैं। शोर मंदिर में 8 रथ मंदिर है ना, इसे सप्त पैगोडा भी कहा जाता है शोर मंदिर को ही। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है। 3 प्रकार के, वो कौन कौन है, भारत की संचित निधि, भारत का लोक लेखा निधि और भारत का आकस्मिक निधि। तो आपको पता है कि भारत की संचित निधि किस आर्टिकल में है, 266 में है, ठीक है ना। और भारत के लेखा से संबंधित किस में है, तो आर्टिकल 266 के 2 में है। और आकस्मिक निधि किस में है, तो 267 में है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा उद्योग है वो, तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर डी, रिफाइनरी उत्पाद है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख नदी एक पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है। पूरब की ओर कौन नहीं बहती है ये बताना आपको। तो देखिए इसमें ऑप्शन में आपका बी हो जाएगा, जो पूरब की ओर नहीं बहती है नर्मदा नदी, यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और नर्मदा नदी बता दें मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर मध्य प्रदेश गुजरात से होकर खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और विंध्य एवं सतपुरा पर्वतमाला के बीच बहने वाली नर्मदा को गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। तावा नदी और तावा नदी जो है नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी कौन है, नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही, साबरमती, ये सब है पश्चिम की तरफ बहने वाली। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि नई लोकसभा निर्वाचन होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का उपयोग किया जाता है। कौन से शब्द का उपयोग किया जाता है, तो आंसर बनेगा राइट आंसर बी, लेमडेक। क्या किया जाता है, लेमडक का उपयोग किया जाता है। और लोकसभा और विधानसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष को प्रोटेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज का, प्रोटेम शब्द का उपयोग किया जाता है। प्रोटेम को नियुक्त कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। और राज्य में कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं।
अगला है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यह कर्नाटक में पड़ता है। आंसर बनेगा डी, कर्नाटक। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। नागरहोल उद्यान को 1988 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। अगला है हमारा, भारत में ब्रिटिश शासन के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इनकी शासनकाल कब से कब तक रही थी? 1772 से लेके 1784 तक रही थी। फिर 85 में भी रहे थे ये। 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता के प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा फौजदारी अदालत की स्थापना किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स 1781 में कोलकाता मदरसा की स्थापना किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स की कार्यकाल जो है 1784 में विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 1791 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। और वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। कब? 1775 से 82 के बीच में हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ था? 1780 के बीच, 80 से 84 के बीच हुआ था। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति व महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? महाभियोग वो भी नहीं तो राष्ट्रपति पे कौन से अनुच्छेद में है? तो आंसर बनेगा सी, अनुच्छेद 61 में बनता है दोस्तों। आर्टिकल 61 में है महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति व महाभियोग की प्रक्रिया किस संविधान से लिया गया है? तो संविधान वह है यूएसए, अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 78 क्या है? तो राष्ट्रपति के सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री का दायित्व से है। और 88 से क्या है दोस्तों? 88 से है कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार से संबंधित है ना। अगला प्रश्न देखिए कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही नहीं है, हमें बताना है। तो देखिए पहला क्या है कि पंचायत व्यवस्था जो है भारतीय ग्रामीण जीवन का युग में से एक अभिन्न अंग रहा है। बिल्कुल ये बात तो सही है। अगला है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 को प्रभावी नहीं दोस्तों, यह हुआ था 24 अप्रैल को। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ था। यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी हुई संरचना है। बिल्कुल बात सही है। अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के जी के महत्व को बढ़ावा देता है। बिल्कुल बात सही है। तो आंसर हमारा क्या बन रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी बन रहा है। ठीक है, 24 अप्रैल को हुआ था पूरी तरह से लागू। पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। अगला प्रश्न देखें कि बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया? कौन सा योजना दोस्तों? मेरा गांव मेरा गौरव। आंसर बनेगा बी, मेरा गांव मेरा गौरव, है ना। 2015 में शुरू किया गया था, 2015। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि भारत जो है दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? निकटतम पूर्ण संख्या तथा पूर्णांकित बताना है। तो कितना परसेंट है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बनेगा 2% है, 2.42% है। तो यहाँ अप्रोक्सीमेटली लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बनने वाला है। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में भारत का कैमा स्थान है दोस्तों? भारत का स्थान 7वां है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का पहला देश है। ठीक है ना। सबसे पहला प्रथम देश कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? बड़ा रूस है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, तब हमारा आता है भारत। अगला प्रश्न बनता है टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों? तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर डी, विक्रम सेठ है टू लाइव्स पुस्तक के लेखक। विक्रम सेठ के द्वारा और भी उपन्यास लिखे गए हैं। विक्रम सेठ एक भारतीय लेखक हैं। विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन कौन है जो अति महत्वपूर्ण है? देखिए द सूटेबल बॉय इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। सानेट है ना, सानेट भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। अनइक्वालिटी म्यूजिक ये सब इनके द्वारा लिखा गया। अब BS नॉयपॉल के द्वारा थोड़ा हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा बुक लिखे हुए हैं। देखिए BS नॉयपॉल द्वारा रचित पुस्तक है अ बेंड इन द रिवर, अ हाउस पर मिस्टर विश्वास, हाफ अ लाइफ, मैजिक सीड्स, एन एरिया ऑफ डार्कनेस। ये बहुत ही इनकी चर्चित पुस्तकें हैं। एन एरिया ऑफ डार्कनेस है ना। अब सलमान रुश्दी के बारे में जानते हैं, इनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो देखिए इनकी भी चर्चित पुस्तकें हैं द सैटनिक वर्सेज है ना, मिडनाइट्स,
मिडनाइट चिल्ड्रन, सेम, ये सब इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, है ना। अब अरविंद अडिगा के बारे में जानते हैं हम लोग। अरविंद अडिगा द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन है? द वाइट टाइगर, बहुत ही चर्चित है। सिलेक्शन डे, ये इनकी चर्चित पुस्तकें हैं। अगला देखिए, अफ्रीका देश जाम्बिया की राजधानी है। अफ्रीका देश जाम्बिया की राजधानी क्या है, ये हमें बताना है। तो क्या है जाम्बिया की राजधानी? आंसर बनेगा आपका सी, लुसाका इसकी राजधानी है। राइट आंसर होगा सी, जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। और नेक्स्ट देखिए, ये हरारे जो है, हरारे यह किस देश की राजधानी है? तो ये भी याद रखिए, हरारे जो है जिम्बाब्वे की है। कहाँ की है दोस्तों? जिम्बाब्वे की है, जिम्बाब्वे की, ठीक है। और डकार, यह डकार जो है कहाँ की राजधानी है दोस्तों? तो ये भी याद रखिए, सेनेगल, सेनेगल की है, सेनेगल की राजधानी है। और लुसाका तो पता ही चल गया, जाम्बिया की राजधानी है। बमाको, बमाको कहाँ का है दोस्तों? तो यह जो है माली, माली देश की राजधानी है। अगला प्रश्न देखें कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए 24 से 70, 70 से 208, तो अगली संख्या क्या आएगी? फिर 1864 आने वाली है। तो देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पे जो वो संख्या दिया हुआ है 24 से 70, तो मल्टीपल 3 करते हैं और -2, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 70। फिर 70 में फिर से हमें मल्टीपल 3 से करना है, फिर -2 करिए तो आपके पास 208। तो 208 में भी फिर वही करें, 3 से मल्टीपल -2 करिए तो आपके पास आ कितने जाएंगे? 622। ऑप्शन नंबर कौन बन रहे हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि निम्न पर्यटन का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न आकृति के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए कैसे आ रहा है, यहाँ पे पता है आपको क्या करना है दोस्तों? जैसे 1 और 2 देख रहे हैं, ठीक है, 3, 4 और 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 6 के बाद क्या आता है? 7, इसके बाद 8, तो आना ही क्या चाहिए? 9 और 10 आनी चाहिए ना, यानी 910। तो ऑप्शन नंबर क्या बन रहा है? राइट आंसर डी। उसके बाद देखिए 10 के बाद 11, 1, 12, तो ऑप्शन हमारा बन रहा है, राइट आंसर डी बन रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरे पहले से। देखिए उत्तर प्रदेश लखनऊ, तो उत्तर प्रदेश की क्या है? ये राजधानी है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी बता दीजिए। आंसर आपका बनेगा राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रायपुर इसकी राजधानी है। अगला है कि 24 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में बैठे हैं, 24 जो है एक पंक्ति में बैठे हैं विद्यार्थी। एफ जो है दाएं छोर से 17वां है, ठीक है, इधर से 17वां है, इधर से ये 17वें स्थान पे है। और आर जो है बाएं छोर से 19वां है, बाएं छोर से 19वां है, ठीक है, आर। और ये है एफ। आर और एफ के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं ये हमें बताना है। तो आर और एफ के बीच में कितने बैठे होंगे दोस्तों? इधर तो आपके पास 16 बैठे होंगे और इधर 18। इस दोनों को सम करते हैं, कितने आ जाएंगे? दोनों को सम करिएगा, आपके पास आते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं, 90 -8 -1 करिए तो कितने आ जाएंगे आपके पास? 10। टोटल जो इसके पास विद्यार्थी इस दोनों के बीच में बैठने वाले होंगे उनकी संख्या कितनी होगी? 10 होगी। ऑप्शन नंबर बनेगा हमारा राइट आंसर डी। अगला देखिए, हर्ष अजीत का पुत्र है, ठीक है। विनीता अजीत की पत्नी है। अजय हर्ष का भाई है। नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। विनीता का नेहा से क्या संबंध है हमें बताना है। तो बताइए नेहा का विनीता से क्या संबंध है दोस्तों? आंसर बनेगा पिता की माँ है ना। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बनेगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा ये हमें बताना है। तो देखिए इसे कैसे लिखा गया है दोस्तों, आपको बता देते हैं। जैसे आपके पास 90 है, ठीक है, एस को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1, इतना ही लिखा जाता है नंबर पे। तो 1 और 9 को ऐड करिएगा तो कितनी आ जाएगी? 10 आएगी ना, तो ये 10 लिखा गया है, ठीक है। जे आता है 10 पे। फिर 20 को देखिए 2 0 लिखा गया, यानी 2 पे आना चाहिए, तो 2 पे क्या आता है? बी आता है। सेम बस ऐसे ही करना है इसको भी। एच 8 आता है, तो 8 से स्टार्ट होने वाली कौन सी संख्या? बस एक ही तो है ही, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा हमारा? राइट आंसर ए ही बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, हमें एक खाली स्थान को बताना है कि प्रश्नवाचक स्थान पे क्या आने वाला है। तो आइए देख लेते हैं क्या आने वाला है यहाँ पे प्रश्न स्थानवाचक पे। देखिए 3 6 तो 45 हुआ, ये कैसे हुआ है दोस्तों? तो देखिए 3 का होल स्क्वायर करिए 9, 6 का करिए 36,
दोनों को ऐड करिए 45। सेम यहाँ पे वही करना है, 64 और 1 का, तो 65 आया। यहाँ पे भी कर दीजिए 169 इसका हो जाएगा, इसका 36 ऐड कर दीजिए। 9 6 जा 5, 9 और 6 5, यानी 5 लास्ट में आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा बी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, क्या बोल रहा है कि 4 संख्या समूह दिया गया है ना, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है, तो एक असंगत का हमें चयन करना है। असंगत जो है, तो देखिए असंगत कौन आ रहा है, 2 3 3 6 है, ठीक है। इस सभी को ऐड करते कितना, 6 3 9 3 12 2 14 आ रहा है। टोटल का सम कितना आ रहा है हमारे पास, 14, ठीक है। ये देखें 6 3 9 9 2 11 और 1 10 आ रहा है, ठीक है। इसे देखिए 3 3 6 आ रहा है, और ये ऐड करते हैं 9 3 12 4 16 और 2 18। ये देखिए हमारे पास क्या क्या आया, 6 18 10 और 14 आया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 6 18 और 6 18 10 और 6 जो 14 जो आया है, इसे हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे विकल्प यदि हम ए लेते हैं, ठीक है, विकल्प यदि ए लेते हैं तो इसे आप देखेंगे क्या, 2 + 3, बस ये लास्ट वाले अंक छोड़ देना है, ठीक है। इस सभी को ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, 3 3 6 और 2 8, 8 आ रहा है ना। देखिए लास्ट में हमारा 6 है, नहीं मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी 3 ऑप्शन लीजिए आप, 1 2 एंड 3, इसको सम करिए, 5 और 1 6, इसके इक्वल में आ रहा है, ठीक है। ये तीनों को ऐड करते हैं तो इसके इक्वल में आ रहा है, ठीक है। इस तीनों को ऐड करते हैं, ये भी इसके इक्वल आ रहा है, बस यही जो है इसके इक्वल नहीं आ रहा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, इसमें तो आपको बताना है कि कितने वर्ग हैं, वो काउंट करके आपको बताना है। तो देखिए इसे आप काउंट करिएगा, टोटल आपके 34 आते हैं, तो सही है आंसर आपका डी राइट आंसर बनेगा। अगला देखिए, यहाँ पे चित्र आकृति को देखना है और प्रश्न आकृति को यहाँ देखिए, चित्र और उत्तर आकृति के नीचे से सिलेक्ट करना है। तो देखिए कौन सा इसमें आंसर आने वाला है आपका। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे आपने देखा आंसर आकृति। चलिए बताइए आंसर इसकी क्या बनेगी, तो आंसर इसकी ऑप्शन नंबर ए बनेगी, है ना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट है कि सुबह की सभा के दौरान बच्चों की एक पंक्ति में राहुल दोनों सिरे से 16वें स्थान पे, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, दोनों सिरे से 16वें स्थान पे, तो 16 + 16 कर दीजिए, कितने हो जाएंगे 32। 32 में से एक घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 31। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, 31 है, ऑप्शन नंबर ए है, तो राइट आंसर बनेगा ए। नेक्स्ट देखें, वेद बिंदु ए से पूरब दिशा में, ठीक है, बिंदु ए यहाँ पे सपोज कर लेते हैं हम लोग, इससे पूरब दिशा में 15 मीटर चला, ठीक, ए चला है, और दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण की ओर मुड़ता है 8 मीटर चलता है, ठीक है, बी तक पहुंच जाता है। तो ए और बी के बीच की दूरी, यहाँ से ए चला और ये बी तो है ही, तो इसके बीच की दूरी, ये ट्रिपलेज आप निकाल दीजिएगा दोस्तों, 15 और 8 का, तो कितना हो जाएगा, दोनों को सम कर लेते हैं, 225 + 64 ऐड करिए 982, ये कितना का होता है दोस्तों, 17 का स्क्वायर रूट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर बी बनेगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न के, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। कौन प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा दोस्तों, तो देखिए 16 से 18 से 27 से 55 से 120, तो अगली संख्या क्या आने वाली है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, +2, इसमें कितना कर रहा है, +9 +28 +56 +65 +126, +126 करते हैं तो आपके पास आएगी क्या दोस्तों, तो आपके पास आ जाएगी 246। और देखिए ये हुआ कैसे, आपने देखा कि यहाँ से 2, यहाँ से 9, यहाँ से 28, यहाँ से 65, यहाँ से 126 हमने बढ़ाया, तो इस दोनों के बीच जो है 2 और 9 के बीच का गैप कितना है, 7 है, ठीक है। और अगला जो है 9 से 28 के बीच का गैप कितना है, 19 है। फिर 28 से 65 के बीच कितना है, 37 का गैप है ना। और 65 से 126 के बीच में 61 का गैप दिया हुआ हमारे पास, ठीक। अब देखते हैं हम लोग कि 7 से 19 के बीच में गैप कितना है, 12 का। और 19 से 37 के बीच का गैप 18 है। और 37 से 61 के बीच का 24 है। तो ये दिख रहे हैं ना, सभी एक ही टेबल में आ रहा है, किसके, तो 6 के यहाँ पे। इस कारण हुए जो हम लोग यहाँ पे ली है नेक्स्ट वाली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा राइट आंसर ए। देखिए समरूप जोड़े को पहचानना है, नदी पुल, तो अगला आंसर क्या आएगी, नदी पुल तो पहाड़ और सुरंग, ऑप्शन नंबर बनेगा बी। अगला देखिए कि दिए गए कथन और निष्कर्ष को
ध्यान से पढ़े और निर्णय ले कि कौन से निष्कर्ष कथन में निहित है। देखिए पहला कथन क्या है, मानव और वानर के कुछ गुण समान है, कुछ गुण समान है, ठीक है। तो देखिए निष्कर्ष में क्या कर रहा है कि वानर मानव की तुलना में अधिक चालाक होते हैं। दूसरा कह रहा है कि मानव वानर की तुलना में अधिक चालाक होते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों आपका, ना तो निष्कर्ष वन और ना ही दो इसमें निहित है। क्यों दोस्तों, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है काम गुण के लिए और इसमें चालाक के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए तो आंसर नंबर हमारा ये दोनों कटेगा, ऑप्शन नंबर बनेगा बी। अगला प्रश्न देखें, बता क्या रहा है कि 23,800 की धनराशि ए बी सी डी के बीच में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए और बी का हिस्सा का अनुपात 8:9 है, बी और सी के हिस्से का अनुपात 3:5 है, सी और डी के हिस्से का अनुपात 1:2 है। तो बी के कुल कितनी जो है धनराशि आएगी वो हमें बताना है। तो आइए देख लेते हैं कितनी धनराशि आती है। पहले तो हम लोग निकाल लेंगे ए बी सी डी, है ना। ए बी सी डी आपको निकालने आता होगा, ए बी बी सी और यहाँ से सी डी ऐसे निकाला जाता है। इसको इससे मल्टीपल, इसको इससे मल्टीपल, इसको इससे मल्टीपल। तो यहाँ से हमारा क्या क्या निकलेगा, ये डी निकलेगा, यहाँ से सी, यहाँ से बी और यहाँ से ए, ये चारों निकल जाएगा, मल्टीपल करिएगा। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, इस ए बी सी डी का रेशियो जो आया 8:9:15:30, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हमें बी का हिस्सा निकालना है यानी 9 वाला। तो 9 को ऊपर रखते हैं, सभी को सम कर लेते हैं, सभी को ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 62 आएगा, ठीक है। 62 को अब डिवाइड करना 23,808 को डिवाइड करिए, काटिए इसको, कितने टाइम्स में आ जाएंगे, तो इसे काटिएगा तो आपके पास आएगा 3456 रुपया आएगा, है ना। कितना आएगा 3456। आंसर नंबर हमारा क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए बन रहा है 3456। देखिए ऑप्शन ए में आ रहा है हमारा, तो करेक्ट आंसर ए बना। अगला देखिए, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पे 30% की छूट देकर बेचा गया, है ना। यदि 20% का लाभ प्राप्त होता है और वस्तु का क्रय मूल्य जो है 840 रुपया, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा हमें बताना है। तो आइए अंकित मूल्य हम लोग निकालते हैं। देखिए मार्क प्राइस बराबर होता है क्या दोस्तों, अंकित मूल्य इक्वल होता है क्रय मूल्य गुने 100 प्लस जो प्रॉफिट होगा वो बट्टे 100 माइनस जो आपने छूट दी है वो, यानी डिस्काउंट। चलिए रखते हैं हम लोग, इसका वैल्यू कितना है, सीपी 840, प्रॉफिट कितना हो रहा है इसको 20 यानी 120, और छूट कितना दे रहा है 30 यानी 70। काटिए इसको 0 से 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा यानी 12, और 12 से मल्टीपल करिएगा तो कितने आ जाएंगे 1440। तो आपके पास एमआरपी आ कितना गया दोस्तों, अंकित मूल्य आया 1440 रुपये। तो राइट आंसर बना ऑप्शन ए बन गया। अगला हमारा प्रश्न कि एक विभाजन नियम में भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 9 गुना, यदि शेषफल 24 तो भाज्य संख्या क्या है हमें बताना है। तो देखिए इसका फार्मूला होता है वो, यदि आपको याद है तो बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएंगे ये। तो आइए हम लोग बनाते हैं उसको। देखिए आपके पास शेषफल दिया हुआ है ना, शेष जो है 24 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको भाजक जो कह रहा है वो कितना है, तो भाजक बोल रहा है 9 गुना है, ठीक है। तो 24 गुने 9 करिए तो कितना आ जाएगा 216 आ जाएंगे। हमारे पास भाजक हो गया। 8 गुना है भागफल का, ठीक है। 8 गुने भागफल इक्वल 216। तो इसे डिवाइड करते हैं 8 से तो कितना टाइम्स में होगा, ये 27 टाइम में, यानी 27 आ गया हमारा भागफल। अब रखते हैं हम लोग बाई प्रोसेस बाई फार्मूला, ठीक है ना। तो फार्मूला होता है क्या, भाज्य इक्वल भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, ये याद रखें। चलिए हम लोग वैल्यू रखते हैं इसका, भाजक का दिया है 216 गुणे भागफल का दिया है 27 प्लस शेषफल तो 24 है ही, सभी को वैल्यू रख के ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा 5856 यानी 5856। तो 5856 ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, 17 गेंदों को 840 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का लागत मूल्य क्या होगा हमें बताना है।
तो मान लेते हैं कि एक गेंद का लागत मूल्य 100 रुपया है, हानि हमें हो कितना रहा है 5 गेंदों के बराबर, तो 5x हो जाएगा। ये यहाँ पे बनाते हैं, हमारे पास जो है लागत मूल्य 100 रुपया, ठीक है, हानि कितना हो रहा है 5x, तो 17 गेंदों का क्रय मूल्य कितना होगा 17x, ठीक है, 17 गेंदों का क्रय मूल्य 17x। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य जो है ये हमारा लॉस है, विक्रय मूल्य जो होगा हमारे पास ये क्रय मूल्य है और ये हमारा लॉस है, तो इस दोनों को क्या करेंगे घटाएंगे, वही ना हमारा बेचने पे आएगी, तो 17x माइनस 5x यानी कितना 12x आपके पास आ गई क्या सेलिंग प्राइस, मतलब आपने बेचा है 12x में, ये 12x में बेचा है, यानी कितना में बेच रहे हैं 840, तो 12x बराबर 840 लिख सकते हैं, 12x बराबर 840, काटिए 12 से, कितने टाइम में कटेगा 7 टाइम में 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 70। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, देखिए राइट आंसर बी आ रहा है हमारा। नेक्स्ट देखिए, एक आयत का विकर्ण जो है √31 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, आयत का परिमाप सेंटीमीटर में बताना है कि कितना होगा, तो कितना होगा दोस्तों, चलिए इसे बना के देखते हैं हम लोग। विकर्ण दिया हुआ है ना, तो होता क्या है विकर्ण का फॉर्मूला √L² प्लस B² इक्वल दिया हुआ है √31, ठीक है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा आपकी, तो L² प्लस B² की वैल्यू दी हुई है 31, ठीक। अब आपके क्षेत्रफल होते हैं L इंटू बी इक्वल दी हुई है 25, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है 2 इंटू एल प्लस बी फाइंड करना है कि होगा क्या, ठीक है। तो 2 इंटू एल प्लस बी हमें फाइंड करना है दोस्तों, तो देखिए आपको पता होगा क्या कि L² प्लस B² को हम लोग और भी कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम लोग इसे फार्मूला बेसिस पे 1 प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 2ab भी लिख सकते हैं। तो आइए इसे हम लोग करके देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। पहला आपने देखा 31 आया, एल भी हमारा 25 आ गया, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देते हैं, 2 से मल्टीपल भी कर देते हैं, ये भी कर सकते हैं हम। जो हमारे पास इक्वेशन 1 आया है, जो L² प्लस B² इक्वल 31 आया है और एल बी इक्वल 25 आया है, इसमें यदि हम लोग 2 से मल्टीपल कर लेते हैं, ठीक है, दोनों को सम करके, तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास L² प्लस B² प्लस 2LB इक्वल 31 प्लस हो जाएगा आपके पास 2 गुना 25 यानी 50 हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग सम कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास A² B² प्लस 2AB यानी L प्लस बी की होल स्क्वायर कर सकते हैं, इक्वल इस दोनों को सम करिए 158 81 आ रहा है, तो इसे स्क्वायर को इधर लाइए, स्क्वायर में बदल जाएगा, रूट में आ जाएगा, तो L प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया 9, ये आ जाएगा 81 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 को हमें 2 से मल्टीपल करना, 9 2 जा 18, ऑप्शन नंबर हमारा क्या बनेगा 18, राइट आंसर बी बन जाएगा। अगला देखिए, रानी का खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है, यदि उसका आय में 30% की वृद्धि और बचत में 20% की वृद्धि हो जाती तो उसके खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें बताना है। तो देखो हम मान लेते हैं क्या है कि रीना की बचत 100 रुपया है, ठीक है, मान लेते हैं रीना की बचत कितनी है 100 रुपया, ठीक है, रीना की बचत 100 रुपया है और रीना का खर्च कितना है, तो खर्च जो है 100 प्लस 300 यानी टोटल उसकी खर्च है 400 रुपया एक्सपेंस। कुल इसकी आय कितनी हो जाएगी, तो कुल इसकी आय जो होगी 100 प्लस 400 यानी 500, ठीक। ये जो हमारी 500 आ गई उसकी, और नई आय क्या होगी, तो सक्सेसिव मेथड पे बना लेंगे हम लोग। देखिए 500 प्लस 500 गुने 30/100, इसे काटिए तो आपके पास आ जाएंगे 650। 650 नया आया है, नया बचत कितना होगा हमारा, तो नया बचत 100 प्लस 20 यानी 120 रुपया, नया खर्च कितना हो जाएगा 650 माइनस 120 यानी 530 आ जाएंगे, नया हमारा खर्च 530। तो रीना के खर्च में अभिष्ट जो वृद्धि हुई है 530 माइनस 400 करिए, कितना वृद्धि होता है 130 रुपये की वृद्धि हो रहा है,
तो जो 130 रुपये आया, अब इसका वृद्धि प्रतिशत निकाल लेते। 130/400 गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको काटिए 32.5। ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा? 32.5। ऑप्शन नंबर ए आ गया। अगला देखिए, 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 32, पहली 6 संख्याओं का औसत 30, अंतिम 6 संख्या का औसत 33, तो पांचवी और छठी संख्या का औसत कितना होगा ये हमें बताना है। तो आइए इसे निकालते हैं। 6 गुने 32 कर 10 गुने 32 करिए, क्योंकि पहले हमारा 10 संख्या का होगा 320, ठीक है। अब 6 गुने 30 कितना होगा? 6 तिया 18, 180 हो जाएगा। दूसरा कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 गुने 33, इसे करिएगा तो कितना आ जाएगा? 198। अब ये दोनों को पहले हमें सम करना है, ऐड करना है, तो इस दोनों को ऐड करिए, कितने आ जाएंगे आपके पास? तो इस दोनों को ऐड करिएगा 378 आएंगे। ये 378 में से 320 को घटा दीजिए, तो घटाइएगा कितने आ जाएंगे दोस्तों आपके पास? आपके पास आ जाएंगे 58। इस 58 का दोनों का औसत निकालना है, तो 58 का दोनों का औसत यानी 2 से डिवाइड करिए, कितने आ जाएंगे? 2 और 9 यानी 29। तो ऑप्शन नंबर देखें 29 कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, एक्स 3 संख्याएं की एक ऐसी संख्या है जिसे 12, 10, 12, 21, 35 और 40 से विभाजित करने पर सामान्य शेषफल जो है 3 प्राप्त होता है। तो एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा ये हमें बताना है। सभी का आपको एलसीएम ले लेना है। जो एलसीएम निकल के आएगी ना दोस्तों, उसमें बस 3 ऐड कर देना है। तो आंसर क्या बनेगी? आंसर आपके पास एलसीएम जब निकालेगा ना इसका, ऐसे करके एलसीएम, तो आपके पास आनी चाहिए एलसीएम 840। 840 में 3 जोड़िएगा तो 843। ऑप्शन नंबर देखें बी, राइट आंसर। नेक्स्ट देखें कि दो संख्याओं का योगफल 33 दिया हुआ, यदि उनका एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ 72 और 3 है, तो उनकी संख्याएं का अंतर क्या होगा ये हमें बताना है। तो हमारे पास हम मान लेते हैं क्या है कि संख्याएं हमारा 3A तथा 3B है, ठीक है। चलिए अब जो है हम अकॉर्डिंग टू प्रश्न करेंगे कि 3A प्लस 3B ये हमारे क्या 33 के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। तो A प्लस B इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास? 11 आएगा, क्योंकि 11 टाइम्स में कटेगा। अब देखिए लघुत्तम समापवर्तक, ये तो एचसीएफ हमने निकाल लिया, A प्लस बी इक्वल 11। अब एलसीएम हमारा क्या है? तो एलसीएम इक्वल जो हम लोग लिखेंगे 3AB इक्वल 72 दिया हुआ है। 3AB इक्वल कितना दिया है? 72। तो बस यहाँ पे हम लोग रखते हैं कि ए बी इक्वल क्या हो जाएगा? 72 को 3 से डिवाइड करिएगा तो आपके पास आ जाएगा 24। ए बी का वैल्यू दिया है, ए प्लस बी का भी वैल्यू दिया है 24, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है क्या है? दोनों का अंतर निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक्सेप्टेड हम लोग क्या लिख सकते हैं? दोनों का, क्योंकि दोनों का सम 24 आ रहा है और दोनों को मल्टीपल करने, दोनों का प्लस जो करने पे 11 आ रहा है दोस्तों, ठीक है। दोनों को प्लस करने पे 11 और दोनों को मल्टीपल करने पे हमारा 24 आ रहा है। तो एक ऐसा आपको फैक्टर लेना है जो प्लस करने पे 11 लेकिन मल्टीपल करने पे 24 आना चाहिए। तो क्या हम लोग ऐसे नहीं ले सकते अपने मन से? तो देखिए 1 और 24 लेते हैं, इस दोनों में मल्टीपल करेंगे तो 24, लेकिन ऐड करेंगे तो 24 नहीं आएगी, 25 आएगी, तो ये तो लेंगे नहीं। अब दूसरी लेते हैं 2 और 12, 12 दूना 24, इस दोनों को ऐड करते हैं तो 14, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या ले? नेक्स्ट हम लेते हैं 3 और 8 को लेते हैं। 8 3 जा 12 और दोनों को ऐड करते हैं तो 8 और 3 11, ये बिल्कुल हमारा सटीक आ रहा है। तो ये हम ले सकते हैं क्या? ए और बी का वैल्यू ले लेते हैं, ए का 3 और बी का वैल्यू 8 लेते हैं। चलिए इसे बना के देखते हैं हम लोग। तो पहली संख्या हमारा क्या है? 3A, तो 3 मल्टीपल 3 यानी 9, और दूसरी क्या है हमारा? 3B। चलिए 3 मल्टीपल 8 यानी 24। तो हमारे पास 9 और 24 आ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? तो राइट आंसर आपका डी राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि दोनों का अंतर हमें निकालना था, दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। अगला देखिए, 3 वर्षों में यदि 1900 रुपया की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2100 रुपया हो जाती है, 5 वर्ष में उसी दर पर 11,400 धनराशि कितनी हो जाएगी ये हमें बताना है। 11,400 की धनराशि कितनी हो जाएगी? तो देखिए 3 सालों का ब्याज जो है हमारे पास 2100 में से 1900 घटा दी यानी 200। ये 200 जो आया हमारा 3 वर्षों का ब्याज आया, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग रेट। दर इक्वल होता है क्या है? तो एसआई, यानी एसआई जो भी दिया हो, ठीक है। एसआई गुने 100 बटा समय गुने मूलधन होगा।
तो रखते हैं हम लोग। ब्याज हमारे पास 200 आया है, गुने 100 रहेगा। मूलधन हमारा 1900 है, क्योंकि 3 वर्षों वाला निकालना है, बट्टे 3। तो इससे हमारा रेट निकलेगा। ठीक है, काटते हैं हम लोग। 2 जीरो से 2 जीरो और भी कटेगा तो काटिए, नहीं कट रहा है तो इसे रहने दीजिए। 200/57 ये हमारा आ गया रेट। अब जो है हमारे पास टाइम 5 साल का दिए है, तब क्या करेंगे? तब भी हमारा नया ब्याज है ना, 11,400 गुन्ने 200/5/100 गुन्ने 57। इसे भी काटिए, काटिएगा तो आपके पास आ जाएगा 2000। आंसर कितनी आई हमारे पास? 2,000 रुपये आ जाएगी। ठीक है, तो 2,000 रुपये आई। तो पहले कितनी है? 11,400। अब 2,000 इंक्रीज कर दीजिए, यानी 13,400। ऑप्शन नंबर क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर सी बन रहा है, सी बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एक कांच के गिलास में गर्म पानी लेकर रेफ्रिजरेटर के फ्रिज पर रखा है ना। ताप जो है 0 डिग्री से क्या है? ताप जो है 0 डिग्री से कम है ना। यदि गिलास के पानी का ताप मापते तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ समय के साथ परिवर्तन का सही सही दर्शाता है? कौन कौन दर्शाता है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर आपका यहाँ पे बी बनेगा। ऊष्मा क्षय की दर न्यूटन के शीतलन नियम के द्वारा परिभाषित किया जाता है ना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या बनता है? तो देखिए, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हीं दूरी से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश क्या होता है? लाल वर्ण का प्रकाश धुआं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम परिकीर्णन होता है। तो आंसर बनेगा, राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता है उसका परिकीर्णन क्या होता है? उतना ही कम होता है। बैंगनी रंग का परिकीर्णन सबसे अधिक है, लाल रंग का सबसे कम है। आकाश का रंग जो है नीला, समुद्र का रंग नीला क्यों दिखता है? तो प्रकीर्णन के कारण दिखता है। विकल्प में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? कौन समझाया नहीं गया दोस्तों? तो आंसर बनेगा, राइट आंसर ए, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। राइट आंसर ए बनेगा। निम्नलिखित में कौन वोल्टता को निरूपित करता है? वोल्टता को निरूपित कौन करता है दोस्तों? तो आंसर बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन ए, किया गया कार्य बट्टे विद्युत धारा गुने समय। और कार्य बराबर होता है आवेश गुने विभवांतर होता है। तो आंसर हमारा राइट आंसर ए बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों, आंसर नंबर आपके क्या बनेंगे? इसमें बनेंगे एसेंट्रिक। एसेंट्रिक कहलाएंगे वो, एसेंट्रिक। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है असेंट्रिक कहलाता है। ठीक है, गुणसूत्र किसी एक किनारे पे हो तो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? उसे बोलेंगे हम लोग टेलीसेंट्रिक, है ना, उसे बोलेंगे टेलीसेंट्रिक। ऐसे स्थान पर हो जिसमें एक गुणसूत्र का भाग बड़ा और दूसरा छोटा हो उसे कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। और मेटासेंट्रिक किसे कहते हैं? ऐसे भाग जहां पर गुणसूत्र 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं उसे मेटासेंट्रिक कहते हैं। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है? आंसर क्या बनेगा दोस्तों? स्वच्छ मंडल कॉर्निया पे होता है ना, कॉर्निया पे। ऑप्शन बी बनेगा। अगला प्रश्न देखें कि वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थी ए बी सी डी ने चित्र में दर्शाए अनुसार आरेखित किया। तो इनमें से कौन सही है यह हमें बताना है। कौन सही है इसमें? तो आंसर देखिए, इसमें राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, राइट आंसर बी बनेगा। ऑप्शन नंबर आएगा आपका बी। नेक्स्ट देखिए, लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है? क्या है इसकी शक्ति का एसआई इकाई? डायोप्टर है। ऑप्शन नंबर बनेगा बी, डायोप्टर। अगला प्रश्न देखिए, गतिशील वस्तु जो है आवेश उत्पन्न करता है, यह उत्पन्न करता है दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बनेगा राइट आंसर सी, चुंबकीय तीव्रता क्या है? सदिश राशि है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है? एल्केन को कौन दर्शाएगा दोस्तों? तो आंसर नंबर यहाँ पे हमारा बनेगा बी, ये एल्केन को दर्शाता है। एल्केन का सूत्र होता क्या है? तो देखिए CnH2n+2 होता है।
ये एल्केन का हमारा फॉर्मूला होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन का होता है CnH2n होता है, CnH2n एल्कीन का होता है। तो एल्काइन का क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध जो है कब लड़ा गया था, बताइए। तो आंसर क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1540 में लड़ा गया था कन्नौज का युद्ध दोनों के बीच। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध, हुमायूं जिसमें क्या होता है, बुरी तरह से पराजित हो जाता है। हुमायूं ने 1555 में मक्षवीरा और सरहिंद के युद्ध में जो है सिकंदर सूरी को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर पुनः अधिकार कर लिया। शेरशाह जो थे 1540 में सूर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। शेरशाह के द्वारा स्थापित सूर्य साम्राज्य द्वितीय अफगान वंशीय साम्राज्य था। प्रथम अफगान वंशीय साम्राज्य कौन था? लोदी वंश था। शेरशाह सूरी 1540 से लेकर 1545 का शासन किए थे। शेरशाह की मृत्यु 1545 में 22 मई को हो जाती है। कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 14 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 14 दिसंबर को देश भर में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। और 14 मई को क्या मनाते हैं? तो 14 मई को विश्व प्रवासी दिवस मनाते हैं ना। और 17 दिसंबर को दोस्तों तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाते हैं। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। 15 मई को विश्व परिवार दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस, 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताएं जिसके पास भूमि सीमा नहीं है, वह कौन सी है दोस्तों? सारगैसो सागर है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सारगैसो सागर। दुनिया का एकमात्र समुद्री सारगैसो सागर जिसके पास भूमि नहीं है। सारगैसो सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। सारगैसो के चारों ओर महासागरीय जलधाराएं प्रवाहित होती है। यह गल्फ स्ट्रीम महासागरीय जलधारा है, कनारी महासागरीय जलधारा तथा उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा के बीच में स्थित एक शांत जल का क्षेत्र है। इसके तट पर एक मोटी और जड़ रहित जो है समुद्री घास तैरता है जिसे पुर्तगाल भाषा में सारगैसम कहते हैं ना। इसी घास के ऊपर इस समुद्र का नाम जो है सारगैसो समुद्र पड़ा। सारगैसो सागर का प्रथम स्पेन के नागरिकों ने देखा था। अगला है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? किसे जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बनेगा। खान अब्दुल गफ्फार खान की संस्था खुदाई खिदमतकार स्थापना 1929 में होता है। किनके द्वारा? लाल कुर्ती आंदोलन शुरू किया गया था ना। खान अब्दुल गफ्फार खान को फक अफगान या फिर बादशाह खान या फिर बाचा खान के नाम से भी जाना जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खान को पख्तून तथा 10 रोजा नामक पत्रिका निकाले थे इन्होंने। खान अब्दुल गफ्फार खान जो 1946 से 47 ईस्वी में पख्तूनिस्तान की मांग को लेकर सक्रिय आंदोलन किए थे। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? पम्पाज के नाम से जाना जाता है। आंसर बनेगा ए। वेल्ड जो दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को कहते हैं, वेल्ड है ना। और सवाना उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के नाम से अफ्रीका महादेश में स्थित है। प्रेयरी जो है उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को कहते हैं जो गेहूं उत्पादन के लिए विख्यात होता है। अगला प्रश्न हमारा कि लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश ने जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक? लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में सबसे ज्यादा घनत्व है, जनसंख्या घनत्व? तो आंसर बनेगा ए, ब्राजील में। राइट आंसर ए बनेगा, ब्राजील। अगला हमारा प्रश्न क्या बनता है, 1857 तक भारत के मुगल साम्राज्य का लगभग 200 वर्ष तक निवास स्थान रह चुका था, कहाँ पे रह चुका था? तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी, लाल किले में। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। 1857 तक जो है लाल किला भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास रह चुका था। दिल्ली लाल किला का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां करवाया था। शाहजहां कब? 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लेकर यमुना नदी पर जो है शाहजहानाबाद के नींव डाली। और दिल्ली लाल किला शाहजहां से लेकर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय तक निवास किए थे। शाहजहां का शासनकाल 1628 से लेकर 1658 तक था।
1628 से लेकर 1658 तक। अगला है कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। अगला है इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा क्या है? न्यू सिकिल। आंसर नंबर बनेगा राइट आंसर ए, इजराइल की मुद्रा न्यू सिकिल है। नेसेट इजराइल की संसद का नाम है। मोसाद इजराइल का गुप्तचर एजेंसी है। हमास फिलिस्तीन की आतंकवादी संगठन है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन कथन सही नहीं है, यह हमें बताना है। तो आंसर ए बनेगा, भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सबसे अधिक उत्पादन होता है। आंसर ए बनेगा। अगला देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। आंसर यहाँ पे बी बनेगा, कोलकाता। अगला प्रश्न देखें, तो निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जो है राजस्थान से संबंधित नहीं है? कौन नृत्य शैली राजस्थान से नहीं है? लावनी। लावनी है कहाँ के दोस्तों? तो लावनी जो है महाराष्ट्र की लोक नृत्य है। तो आंसर नंबर हमारा बनेगा बी। अगला देखें कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर क्या बनेगा? इसका भी राइट आंसर बी बनेगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण जो है गुप्त काल में करवाया था, नागर शैली में है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना के श्रेय दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है दोस्तों? तो आंसर बनेगा ये कपिल को दिया जाता है ना, राइट आंसर बनेगा कपिल को दर्शन की संख्या प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। सांख्य दर्शन प्राचीनतम दार्शनिक संप्रदायों में से एक है। संख्या के दो अर्थ है, संख्या और सम्यक ज्ञान, है ना। सांख्य दर्शन से तात्पर्य है सम्यक ज्ञान दर्शन से, है ना। न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम को माना जाता है और वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कनाद मुनि को जाना जाता है। अगला देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो जेबी कृपलानी थे। आंसर बनेगा राइट आंसर डी, जेबी कृपलानी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? रमेश चंद्र बनर्जी थे, जबकि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। अगला देखें, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ जो है निम्नलिखित में से किसने लिखा था? कौन लिखे हैं? भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया। आंसर बनेगा यहाँ पे सी, भास्कराचार्य। अगला है, पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य में स्थित है? तो ये सिंधु और सतलज के बीच है। आंसर बनेगा बी। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया? स्वर्ण पदक। आंसर बनेगा ये स्वर्ण पदक। 26 सितंबर 2023 को ये मैच हुआ था। इस प्रतियोगिता में भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीता, 4 गो रजत और 7 गो कांस्य पदक, कुल 14 पदक जीता था और 5वें स्थान पर रहा था भारत। और जो है इस प्रतियोगिता में भारत ने अपना पहला पदक निशानेबाजी में जीता था। एशियन गेम्स 2023 जो है चीन के होंगझाओ में आयोजित हुआ था और इसमें सबसे आगे रहा था चीन रहा था। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि बिहार में सोन नदी का प्रवेश जिला बताइए। कौन सा है दोस्तों? रोहतास है। आंसर बोलेगा बी। रोहतास को हम लोग क्या बोलते हैं? बिहार का केरल भी बोलते हैं, यानी क्योंकि शिक्षित ज़्यादा है यहाँ पे केरल रोहतास में। बिहार के लिए जो है दोस्तों देखा जाए तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे ज़्यादा शिक्षित है ना। बिहार में कुल कितने रामसर साइट्स हैं? बिहार में कुल कितने रामसर साइट्स हैं दोस्तों? सिर्फ एक है। राइट आंसर बनेगा यहाँ पे डी। और वो एक कौन है दोस्तों? तो वो जो है बेगूसराय जिले में है, कांवड़ ताल नाम है इसका। 21 जुलाई 2020 को रामसर सूची में इसको शामिल किया गया है। और भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी है? 75। सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न देखें कि डैश के द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। आंसर बनेगा बी, अकबर। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या की डैश के अधिक नहीं हो सकती है? कितना प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है दोस्तों? तो आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, 15% से। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में कब लड़ाई हुआ था? तो 305 ईस्वी में लड़ाई हुआ था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री जो है कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। सेल्यूकस निकेटर ने काबुल, कंधार, रेहात एवं
मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में युद्ध का वर्णन कौन किया था? एपियानस ने किया था। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था। अगला प्रश्न देखें कि भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 15वां भाग जो है निर्वाचन से संबंधित है। आंसर बनेगा आपका सी, निर्वाचन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 से लेकर 29 तक निर्वाचन से संबंधित है। 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल होता है कितना है? 6 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न देखिए, कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में स्थित है? किस दिशा में है? दक्षिण में है। आंसर बनेगा ये दक्षिण में है। तमिलनाडु के पूर्वी भाग मुख्यतः कोरोमंडल तट के अंतर्गत आता है। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है दुमहल है? किसका है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर का। राइट आंसर बनेगा यहाँ पे बी। रौफ जनजाति है, ठीक है, कश्मीर की। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो आंसर बनेगा बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, है ना। अगला प्रश्न हमारा है कि नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 33%। आंसर बनेगा बी, 33% किया गया है। 128वें संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत यह किया गया है। अगला प्रश्न देखें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित है? कौन युग्म सुमेलित है? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति थे। आंसर बनेगा बी। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रधानमंत्री थे, है ना। और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री। आर के शनमुखम सेठी वित्त मंत्री थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। CH भाभा कौन थे? वाणिज्य मंत्री थे। और रफ़ी अहमद किदवई जो थे संचार मंत्री थे। और नरहर विष्णु गाडगिल जो थे ये कार्य खान और ऊर्जा मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य सूची में शामिल मामला है? तो यह कौन सा है? तो आंसर बनेगा बाजार और मेले। राइट आंसर बनेगा सी। राज्य सूची में 66 विषय थे पहले, 66 पहले विषय था। अब जो है कितना हो गया है? 59 हो गया है। अब 59 हो गया है। अब देखिए कि शिक्षा, समाचार पत्र, रोजगार, वन्य जीवों की संरक्षण जैसे विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया। मूल संविधान में समवर्ती सूची की कुल संख्या कितनी थी? 47 थी, है ना। परंतु अब वर्तमान में कितना हो गया? 52 हो गया है। संघ सूची पहले कितना था? 97 था। अब कितना हो गया? 98 हो गया है। अगला प्रश्न देखें कि महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब कौन सा देश जीता है? कौन देश जीता है दोस्तों? भारत जीता है ना। और यह भारत ने जो है दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी कप को जीता है। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीत लिया है ना। अगला प्रश्न देखें कि जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया है? गीता प्रेस जो गोरखपुर में है। राइट आंसर बनेगा बी, गीता प्रेस गोरखपुर, इसी को सम्मानित किया गया है। इस सम्मानित में बता दें आपको दोस्तों, यह जून 2023 में सम्मानित किया गया। 2021 का यह पुरस्कार है गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है इनको, गीता प्रेस को। 2020 के लिए जो है गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजिबुर रहमान जो बांग्लादेश के थे उनको दिया गया था। गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पे यह पुरस्कार की स्थापना होती है। गीता प्रेस जो है गोरखपुर में स्थापना होता है, इसका स्थापना होता है 1923 ईस्वी में। और बताइए दोस्तों, यह गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो 1 करोड़ रुपये दी जाती है। ठीक है, 1 करोड़ रुपया जो गीता शांति पुरस्कार जो है, जो गीता प्रेस जो है लेने से सख्त मना कर दी। वो कहे कि हम बस प्राइज लेंगे बल्कि मनी नहीं लेंगे, तो इसने बस पुरस्कार को लिया और प्राइज को नहीं लिया। अगला प्रश्न देखें, 2023 में इसरो के द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से भेजा गया? किस रॉकेट से भेजा गया दोस्तों? तो आंसर क्या बनेगा? LV-M3M4 से भेजा गया। राइट आंसर बनेगा बी। और ये भेजा कब गया? 14 जुलाई को भेजा गया, है ना।
श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये भेजा गया। अगला प्रश्न देखें तो हमारा क्या है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था दोस्तों? तो यूनाइटेड बाय इमोशन, आंसर बनेगा बी। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 19 नवंबर को मनाते हैं हम लोग, है ना, 19 नवंबर को मनाते हैं। महिला उद्यमिता दिवस 2014 से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, हमारा रीजनिंग है, बताना है इसमें। देखिए तीसरा शब्द उसी से संबंधित है, दूसरा पहले से। कैनवास चित्रकार, दीवार, तो अगली क्या आने वाली है? तो अगला क्या आएगा दोस्तों? पेंटर। दीवार पे क्या पेंटर ही तो पेंट करता है। अगला देखें, ये तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे सिंबल चेंज करके बता देना है, ठीक है ना। सबका यहाँ पे वैल्यू दिया है, तो इसे सॉल्व करिएगा तो आपके पास राइट आंसर बी आ जाएगा, 18 आना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, 18 अक्टूबर 2023 को शनिवार था, तो 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको हम बता देते हैं। जैसे देखिए, क्योंकि 18 अक्टूबर को ही पूछा जा रहा है, तो देखिए 18 अक्टूबर एक आपके बीच में लीप ईयर पड़ता है ना, 2004, ठीक है, नहीं तो सब जनरल ईयर है हमारा। तो देखिए 2004 पड़ रहा है, यानी कि 29 फरवरी पड़ रहा है इसमें, है ना। तो एक दिन एक्स्ट्रा, देखिए जैसे 18 अक्टूबर को शनिवार, ठीक है, तो 2004 में आते हैं हम लोग, 2004 18 अक्टूबर को देखेंगे तो ये शनिवार है, तो इस दिन क्या पड़ेगा दोस्तों? संडे नहीं बल्कि मंडे पड़ेगा। मंडे क्यों पड़ेगा दोस्तों? तो सोमवार इसलिए पड़ेगा क्योंकि इसमें 29 है, नहीं तो ये क्या पड़ता है, ये पड़ता है दोस्तों रविवार, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या पड़ रहा है, सोमवार, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा है सोमवार। अब अगले दिन हम लोग जाते हैं 18 अक्टूबर को 2005 में, तो फिर हमें एक दिन यहाँ से इंक्रीज करना है, सोमवार से मंगलवार। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, मंगलवार। राइट आंसर बना ऑप्शन सी। अगला देखिए, इसको ऊपर दिया गया है ना, इसे बताना है कि इसका आंसर क्या बनने वाला है। देखिए यहाँ पे दिया है मिरर, यहाँ पे दिया है, तो बताइए कैसा इसका फिगर होगा दोस्तों। तो इसका फिगर जो होगा आपके पास या तो बी या तो सी बनने वाला है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका आंसर क्या बनने वाला है। सी ठीक है, एल ठीक है। एल देखिए इधर घुमा हुआ, ये तो होगा नहीं, इधर घुमा होना चाहिए, तो आंसर हमारा हमारा यहीं पे सी हो गया। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पे बताना है क्या कि जी अंकित है, ऊपर वाली सतह में कौन अंकित होगी? जी के अंकित है, उसके जस्ट ऊपर वाली क्या होगी? तो आइए हम लोग देख लेते हैं जी के ऊपर वाला कौन सा अंक आएगा। क्या क्या है, बी सी डी ई एफ जी, है ना, ये सब संख्या है, बी सी डी ई एफ और जी है, ठीक है। इसमें हमारे पास बी सी यूज हो चुका है, ई एफ भी यूज हो चुका है, ठीक है। हमें बताना है जी का अपोजिट। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारे पास जो आ रहा है इसका राइट आंसर बन रहा है यहाँ पे बी, क्योंकि एक यही तो बच गया डी, तो राइट आंसर बनेगा हमारा बी। अगला प्रश्न देखें, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करने के लिए दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो वो दो चिन्ह कौन कौन से हैं जिसे हम लोग बदलेंगे? तो ये बस यही वाले हैं, मल्टीपल और डिवाइड को आप चेंज करिए, ये सिंपल में बन जाएंगे। मल्टीपल डिवाइड कहने का मतलब कि यहाँ डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीपल करिए, यहाँ मल्टीपल है, यहाँ पे डिवाइड करिए, बस सिंपल में बन जाएंगे, आपके आंसर आएंगे। अगला प्रश्न देखें, उस संख्या का चयन कर जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न पे आएगी। तो 2 से 14, 14 से 70, 70 से 210, तो अगली संख्या क्या आएगी? तो देखिए ये कैसे हुआ है दोस्तों, 2 से 14 कैसे हुआ? 2 से 14 यानी 7 से मल्टीपल करें, इसमें 5 से मल्टीपल, इसमें 3 से मल्टीपल, तो अगली संख्या 1 से, क्योंकि 7 5 3, तो अगली एक ही तो आएगी, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर सी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित श्रेणी आने वाली अगली आकृति का हमें चयन करना है, बताइए क्या होगी। तो ये देखिए ये ऐसे मुंह किए हुए, ठीक है। अब जैसे ऐसे, यानी क्या हुआ दोस्तों, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ पे था, अब ऐसे खड़ा हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर ऐसे घूम रहा है, तो फिर ऐसे घुमा होना चाहिए। तो देखिए नीचे वाला कौन कौन है, एक बी है और एक डी है। अब देखिए, अब इसकी जो फिगर जो है दोस्तों, हमने बी और डी को सिलेक्ट करा। अब देखिए ये फूल जो है इधर है, ठीक है, अब जो है जस्ट इधर आ गया, ठीक, पूरे तो पूरे घूम गया। फिर जो यहाँ पे है दोस्तों, फिर यहाँ पे आ गया, तो फिर यहाँ पे इधर आएगा ना, आंसर तो इधर आनी चाहिए। तो आंसर हमारे पास ये तो कट जाएगा, राइट आंसर बच जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन कि 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था? सप्ताह का कौन सा दिन था दोस्तों? तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, शुक्रवार था ना, क्योंकि 2000 ईस्वी का और प्लस 10 प्लस 7 रखे हम लोग 2000 ईस्वी, और 11 वर्ष के लिए हम लोग 10 वर्ष में आएंगे, प्लस 7 दिन, तो 2000 विषम संख्या है, दिनों की है, तो इसका 0 होगी, और 10 वर्षों का इसकी वैल्यू 5 होगी, है ना। तो उसके बाद आप निकाल सकते हैं 5वें नंबर पे क्या आता है, शुक्रवार। अगला प्रश्न देखें,
क्या दिया है कि 5 अध्यापक दिए हुए उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। यू भी के बाएं, डब्लू के दाएं, वाई बाएं छोर पर है, भी एक्स के बाएं है। पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है बताना है। पंक्ति के मध्य में यू आएगा। आंसर देखिए, सबसे इधर एक्स रहेगा, सबसे इधर वाई। ठीक है, अब बच के कितने गए? 3, 1 2 3। ये तो बीच में यू आ गए, यहाँ पे आ जाएगा आपका भी, तो ये बच गया डब्लू। तो आंसर हमारा क्या है? यू निकल गया। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताना है खाली स्थान पे क्या आएगी। तो देखिए 5 से 8 गया, 5 से 8, ठीक है, 8 से 13 से 21 से 34 55, तो अगली संख्या क्या आने वाली है? तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो है अगला पद को पिछले पद से जोड़कर लिखा गया है। जैसे 8 और 5, 8 और 5 को ऐड करेंगे तो 13, ठीक है, 13 और 8 को ऐड करेंगे तो 21, ठीक है, 21 और 34 को ऐड करेंगे 55, तो 34 और 55 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 89। तो 89 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर बी है ऑप्शन। अगला देखिए, खाली स्थान को हमें भर के बताना है कि क्या होगा। देखिए 4 से 14 से 18, 18 से 22, मतलब 4 का इंक्रीज, 17 से इसमें घट रहा है दोस्तों, 17 से 13 आ गया है ना, मतलब 4 घटा, तो इसमें क्या होना चाहिए? घटना ही चाहिए ना। तो घटाइए, घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? 9। 13 में से 4 घटाइए तो 9, यानी 9 पे क्या आता है? आई। ऑप्शन नंबर बने हमारा सी। अगला देखिए, ए ने बी से कहा, आप मेरे पिता की बहू के बेटे हैं। बी और ए के बीच का क्या रिश्ता है? इन दोनों के बीच का रिश्ता है बी ए का पोता या नाती होगा, है ना। अगला देखिए, 4 युग्म दिया है, 3 किसी तरह समान है, असंगत को हमें बताना है कौन असंगत है। तो इसमें आंसर बनेगा ए, नट बादाम, क्योंकि जो है हमारे पास एडिडास एक ब्रांड है ही, टमाटर एक फल है, क्रिकेट एक खेल है, जबकि इसका मतलब बताया जा रहा है इसमें, है ना। नट क्या सिर्फ बादाम को ही कहते नहीं, जो सूखे वगैरह होते हैं उसे भी नट्स कहते हैं ना, जो भी हमारा नट्स होता है, जैसे काजू हो गया, किशमिश हो गया, छुहारा हो गया, ये सभी क्या होते हैं? नट्स ही होते हैं। अगला देखें, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी विषम संख्या से पहले 4 आती है? तो कितनी बार आई है ये हमें काउंट करना है। देखिए एक आ रही है यहाँ पे 45, एक आ रही है यहाँ पे 49, और भी आ रही है, हाँ एक और आ रही है 43 यहाँ पे। बस कितनी बार आई है? 3 बार। तो ऑप्शन नंबर बना हमारे पास राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देखें, विशेष कूट भाषा है, ठीक है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे कैसे किया गया है दोस्तों, इसका 7 होता है, इसका 18, इसका 5, और इसका 1, और इसका 20, सबका वैल्यू रख दिया है। तो इसका 13 1 कहाँ है? देखिए सभी में 13 1 के साथ है, 13 1 के बाद 19, 13 1 के बाद 19, 13 1 के बाद 19 इसमें भी है, 13 1 19 इसमें भी, 13 1 19 इसमें भी, उसके बाद 20 20 20 20 इसमें भी, उसके बाद आता है 5 5, तो इसमें नहीं, कैंसिल, 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, उसके बाद 18 होना चाहिए आर का, तो 18 बस राइट आंसर बी में है, तो राइट आंसर अपना बी बना। अगला देखिए, चौथी संख्या के साथ वही संख्या है जो पहली संख्या का दूसरा से शब्द है। 3 से 36, तो अगली संख्या क्या आएगी जब 20,736 हो रही है? तो ये कैसे बनेगा दोस्तों? 3 से 12 टाइम में मल्टीपल किए हैं, तो इसका भी 12 से डिवाइड करके देख लीजिए कितना आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 1728। ऑप्शन नंबर बनेगा राइट आंसर ए। अगला देखें, एक घर में 6 लोग रहते हैं, ठीक है, एन क्यू की बहन है, एम पी के पति का भाई है, ओ एल का पिता और क्यू का दादा है। इस समूह में 2 पिता, 1 माता और 3 भाई हैं, तो पी का पति कौन है? बताइए। पी का पति एल है, आंसर बनेगा ए। अगला देखिए, उस शब्द का चयन कर जो तीसरे पद से वैसे संबंधित है जैसे दूसरे पहले से संबंधित है। मधु, स्वस्थ, रोग, तो क्या बनेगा? आंसर बनेगा आपका स्वस्थ, राइट आंसर बनेगा यहाँ पे बी। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, बहुत ही सब साधारण है कि एल प्लस एम का वैल्यू दिया हुआ है, क्या एल एम का पुत्र है, तो हमें ये वाला वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसको निकाल के इसका अर्थ क्या होगा बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए भाई होगा, ए प्लस कर देते हैं बी का, सी यहाँ पे क्या होगी? माता होगी इसकी, सी क्या, सी बेटा या बेटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी माँ है, माँ इसका ये भाई है, तो माँ के भाई को क्या कहते हैं? मामा कहते हैं ना, तो आंसर क्या बनेगा? मामा। तो राइट आंसर इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, ए सी का मामा या मौसा होगा, आंसर डी बनेगा। अगला देखिए, उस संख्या का चयन करें जो नीचे दिए गए प्रश्न स्थान पे आ सकती है। 56 से 15 कितना हो जाएगा? 76 से 21, तो 81 से अगली संख्या क्या आने वाली है? तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास 5 और 6,
देखिए 5 और 6 है ना, पहले तो हम लोग 5 लेते हैं, ठीक, मल्टीपल 6 कितना हो जाएगा 30, 30 का आधा कर दीजिए तो ये कितना आ गया 15, ठीक है। 5 और 6 दोनों को ऐड कर, दोनों को मल्टीपल करते हैं, उसे 2 से डिवाइड, तो आगे 15, दोनों को मल्टीपल है 42, 42 को आधा करिए 21, फिर यहाँ पे भी 9, 9 का आधा करिए, 9 का आधा करते हैं तो कितना आ जाएगा 8 और 1 से मल्टीपल करते हैं तो 8, 8/2 करिएगा तो 4, यानी आंसर बनेगा राइट आंसर डी हमारा। हमने 9 बोल रहा था, जोड़ना नहीं था बल्कि मल्टीपल करना था हम लोग को। देखिए यहाँ पे भी प्रश्नवाचक स्थान पे क्या आएगी ये बताना है हमें, तो बताइए इसमें क्या आएगी प्रश्नवाचक स्थान पे। देखिए 10 और यहाँ पे 10 और 12 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, 10 12 को ऐड करते हैं, 10 12 और प्लस 10 को ऐड करिए तो 8 गुने 4 यानी 32, ये जो है हमारे पास 10 10 20 10 30 मतलब 32 आ रहे हैं तीनों को ऐड करने पे, और ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 32, तो 15 दूना 30, ये 30 आ रहा है जो हमें गुना करके इस सभी को ऐड करने पे हमें 30 आना चाहिए। तो आइए ऐड कर लेते हैं इसको 25 और ये 5 30 आ रहा है, ठीक है, यानी 30 आना चाहिए हमें इस ऐड करने पे, 6 5 30, तो ये देखिए 2 और 20 22 हो गया, तो हमें चाहिए कितना 8, तो आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कह रहा है क्वेश्चन क्या है कि श्रृंग अगला पद क्या आएगा, तो अगला पद क्या आ रहा है देखिए, जैसे सी से डी, डी से एफ, तो देखिए एक यहाँ पे इंक्रीज किया, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 3 इंक्रीज किया है तो अगली संख्या 4 होना चाहिए, 9 4 13 यानी एम से स्टार्ट, तो एम से कौन कौन है 1 2 3, ये तीनों है। चलिए वाई के बाद हमारा भी है, यानी कितना कम किया दोस्तों, तो आपका 3 कम किया, अगला 4 कम किया, अगला 5 कम किया, तो अगला 6 कम करते हैं, तो 13 में से 6 कम करिएगा तो 7 यानी जी, लास्ट में जी आना चाहिए, एम और जी, तो ऑप्शन देखते हैं एम और जी कौन है, एम और जी ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर ए। देखिए अगला है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द के साथ उसी पर का संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में पड़ता है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बनेगा यहाँ पे सी। बांकीपुर जो है नेशनल पार्क जो है कर्नाटक राज्य में है, दुधवा पार्क उत्तर प्रदेश में है। अगला देखिए उस संख्या का हमें चयन करना है जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो वो कौन सी संख्या है दोस्तों, देखिए इसके बीच वाले को देखिए 12, इसमें 72, इसमें 30, इसमें क्या है 01, ठीक है, हमने ये सारे अंक देखे, तो देखिए ये 12 कैसे है, 3 4 जा 12, 9 8 जा 72, 6 5 जा 30, 15 2 जा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 है, तो नहीं ये तो 1 आ रहा है क्योंकि 0 1 है, सबको बीच वाले देखना है, तो आंसर हमारा कौन सी इसमें गलत हो रही है 2015, ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखे, कूट भाषा में लिखा गया है, ठीक है ना, इसका वैल्यू ये लिखा गया, इसका वैल्यू ये लिखा गया है, इसका ये लिखा गया, तो हमें आर का वैल्यू बताना है, आर का वैल्यू आपका बता दे जे यू हो जाएगा यहाँ पे काटने के बाद। अगला देखिए आंसर, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक दिन सुबह गणेश और शिव एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े थे, जहां शिव की परछाई गणेश की बाईं ओर पड़ रही थी, तो शिव किस मुख की ओर खड़ा है ये हमें बताना है, किस मुख की ओर खड़ा रहेगा दोस्तों, यहाँ पे सपोज करिए शिव, यहाँ पे गणेश, ठीक है, छाया किधर बन रही थी गणेश के बाईं ओर, गणेश जो है इधर खड़ा है, इधर इधर मुंह करके, तो बाईं ओर कौन होगी इसके इधर, इधर पड़े यानी सन कहाँ पे होगा, सन यहाँ पे होगा तभी तो ये लाइट देगी, तभी तो इधर बाईं ओर पड़ेगा इसकी परछाई, तो आंसर बनेगा क्या, आंसर बनेगा दक्षिण में खड़ा है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे मोड़कर बताना है कि कौन सा घन बनेगा, कौन सा घन बन जाएगा दोस्तों, देखें यहाँ पे 2 जो होगी ये 6 से होगी, ठीक है, 3 जो होगा दोस्तों 5 से, और ये 1 जो होगा 4 से अटैच होगा, ऐसा आता है तो वो हमारे पास बनने वाली होगी। आइए देखते हैं हम लोग कौन सी मैच कर रहा है, हमारा जो देखिए यहाँ पे 1 और 5, 4 और 5, क्योंकि हमें चाहिए क्या था दोस्तों, हमें चाहिए 5 और 3 होना चाहिए, या फिर 1 4 या फिर 6 2 होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं, ये कैंसिल, 2 3, 2 3 ये भी है ही नहीं, 5 3, 5 3 1 है लेकिन 2 3 तो है नहीं, तो इसे काटिए। नेक्स्ट हमारा क्या है 6 5, देखिए 6 5 भी नहीं है, अगला है 6 4, बिल्कुल 6 4 और है आपके पास 6 5, तो देखिए हमारे पास थे ये और ये थे, है ना, तो आंसर नंबर हमारा क्या बना, राइट आंसर डी बन रहा है, स्पष्ट दिया गया है, मोड़ने पर जो है केवल डी ही घन बन पाएगा और कोई नहीं बनेगा।
अगला क्या है हमारा, कूट भाषा में लिखा गया है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये, तो इसको बताना है क्या होगा। तो इसका क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको लिखेंगे HQZ। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए टी से 2 बढ़ रहा है, आई से सभी में 2 2 बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं तो 2 2 बढ़ रहा है, तो इसमें भी 2 2 बढ़ा दीजिए। 6 से 8, तो 8 वाली कौन है, बस एक ही तो ऑप्शन है, तो इसलिए आंसर सी बनेगा। वे नारे प्रतिनिधित्व करना है, गरुड़, पक्षी और बिल्ली। कौन सा बनेगा इसका फॉर्मेशन, देखिए गरुड़ जो है पक्षी भी है और बिल्ली तो जानवर है, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, गरुड़ पक्षी है और बिल्ली अलग हो जाएगी। देखिए कौन सा ऐसा फॉर्मेशन है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर दिख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्या हमारा कि ए का 26 दिया है, टी का 7 दिया है, ठीक है ना। तो वैसे इस टोटल का वैल्यू कितना होगा बताना है। इस टोटल का वैल्यू हो कितना जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्योंकि सभी का अपोजिट दिया है इसलिए आप सबका अपोजिट करके लिख लीजिए। ई सी से बड़ा है, डी सी से बड़ा किंतु ई से छोटा है, ए बी और सी से छोटा है, सी बी से बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन है बताना है। तो यहाँ पे देखिए सीरियल वाइज पे आपको डाल देते हैं। ई बड़ा है डी से, बड़ा है सी से, बड़ा है बी से, बड़ा है ए से, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर बनेगा राइट आंसर ए। अगला देखिए, निश्चित कुछ भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये, तो इसको ये, तो आपको बताना है इसको क्या लिखेंगे हम लोग। इसे क्या लिखेंगे दोस्तों, ये लिखेंगे 7632 लिखेंगे इसे। अगला प्रश्न देखें, राम सुबह में दोपहर 7 बजे, राम जो है सुबह में 7, दोपहर में 8, शाम में 3 केले खाता है, इस प्रकार वह एक दिन में कितने दर्जन केले खा जाएगा। तो टोटल कितना खा रहा है 18, तो दर्जन से हमें बताना है, 12 से मल्टीपल डिवाइड कर दीजिए, 6 तिया 18 और 6 दूना 12 यानी 3/2, ऑप्शन नंबर सी बनेगा हमारा। अगला देखिए, ऑप्टिकल शब्द के लिए ऑप्टिकल स्वर शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को उसके अंग्रेजी वर्णमाला से पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में कौन अक्षर 2 बार आ रहा है, तो 2 बार जो आएगा दोस्तों वो होगा आपका बी। देखिए कैसे, ऑप्टिकल लिखा हुआ, इसका बदलते हम लोग, बदलेंगे तो POSJBL। क्यों दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे पी ओ हमारा क्या है, एक ओ जो है हमारा स्वर है, तो इसको हम लोग क्या बदलेंगे, पहले बाद वाले में बदलेंगे और जो व्यंजन है उसे पहले वाले में। तो पी व्यंजन है इसे पहले, टी हमारा व्यंजन है इसे पहले, आई हमारा स्वर है इसके बाद वाले, और सी जो हमारा व्यंजन है इसके पहले वाले, ए जो हमारा स्वर है उसके बाद वाले। तो देखिए बी बार बार आया ना, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, एक आदमी जो है 3 अलग अलग योजनाओं के साधारण ब्याज की 10%, 12%, 15% की दर पर क्रमशः 6 साल, 10 साल और 12 साल की धन राशियों का निवेश करता है। प्रत्येक योजना के परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेशित धनराशि का क्रमशः अनुपात हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे यदि ब्याज की बात किया जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ब्याज के लिए करेंगे हम लोग यहाँ पे कि एक्स पहला ब्याज 6 सालों के लिए कितना 10% पे, ठीक है। दूसरा है वाई 10 वर्षों के लिए 12%। तीसरा है हमारा जेड 12 साल 15%। सभी को इक्वल रखते हैं, सभी को काटिए तो आपके पास आ जाएंगे x = 2y = 3z, ठीक है। ये सभी को हम लोग ने 6k मान लेते हैं, ठीक है। तो x = 6k, ठीक है, 3z = भी 6k और 2y बराबर भी 6k ले लेते हैं। तो सभी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। तो सभी का वैल्यू आया क्या, एक आया 6k, दूसरा आया 3k और तीसरा जो आया हमारा 2k। तो यहाँ k कैंसिल यानी 6:3:2 आया। देखिए 6-3-2 ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। नेक्स्ट देखिए, मानवी और दर्शन मिलाकर किसी प्रोजेक्ट को 40 दिनों में पूरा करते हैं। उन्हें 25 दिन तक साथ काम किया, फिर दर्शन ने छोड़ दिया। मानवी जो है बची हुई कार्य को अगले 24 दिनों में पूरा करती है। तो मानवी अकेले इस कार्य को प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना दिन लगाएगी, ये हमें बताना है। तो आइए, मानवी और दर्शन दोनों मिलकर 40 दिन करते हैं, दोनों मिलकर काम को 25 दिन किया, शेष काम बच के कितना गया 24। तो दोनों का जो है 40 - 25 करते हैं तो बच कितना रहा है 24।
जो है मानवी करती है। तो दोनों का 15 दिन का काम अकेले मानवी 24 दिनों में करती है। तो दोनों का 40 दिनों का काम अकेले मानवी जो करेगी तो कितना हो जाएगा 24/15 गुने 40 होगा। काटिए इसको, 3×5 = 15, 3×8 = 24, 5×1 = 5×8 यानी 8×8 = 64। यह 64 दिनों में कर देगी मानवी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा राइट आंसर सी। नेक्स्ट देखें, बोल क्या रहा है 20, 40, 57 और 108 में प्रत्येक में से क्या घटाना चाहिए ताकि प्राप्त शेष जो है समानुपात में हो। क्या घटाना चाहिए दोस्तों, हमें घटाना चाहिए 6। इसमें से 6 घटाइए, आपके पास सभी क्या हो जाएंगे, ये समानुपात हो जाएंगे। अगला देखिए, एक दुकानदार के पास एक डब्बे में 50 लीटर तेल है और दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिससे किसी भी डिब्बे की तेल की मात्रा पूर्णतः मापा जा सकता है। 50 का गुणनखंड क्या होगा, 2×5 × 5, ठीक है। 35 का क्या होगा, 2 तो होगा नहीं इसमें दोस्तों, इसमें हो जाएगा आपका 5×7। तो दोनों में मैच क्या कर रहा है हमारा 5×5। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर 5 लीटर। HCF निकालना था इसका। अगला देखिए, सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है यदि 3 साल के अंतराल पर जन्म लेने पर 5 बहनें की आयु का युग 50 वर्ष है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, सभी को ऐड कर लेते हैं, x+3 क्योंकि सभी को अंतराल 3 है, x+6 होगा, x+9 होगा और x+12 होगा। इक्वल कितना हो जा रहा है 50। सभी को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 5x = 30 होगा। तो यहाँ पे 50 में से 30 घटा दीजिए, यानी x की वैल्यू 20/5 काटिए, यानी 4। ये जो आया हमारे पास 4 आया x का वैल्यू। तो बड़ी बहन की उम्र कितना है, 12 वाला लेंगे, x+12, 12×4 = 16 यानी 16 वर्ष की। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए, 50% अल्कोहल वाले 9 लीटर द्रव्य की 30% अम्लता वाले द्रव में परिवर्तित करने के लिए इसमें मात्रा की पानी कितनी मिलानी चाहिए। कितना मिलाना चाहिए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, 9 × 50% यानी हाफ कर देते हैं सीधे, 9 × 50% = 9 + x, क्या जोड़ना है हमें नहीं पता, इंटू 30%। तो ये जो परसेंट है हमारा, ये 30%, परसेंट से परसेंट यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बच क्या गया दोस्तों, तो हमारे पास इधर बच गया 15 = 9 + x, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 6 लीटर। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, रविकांत जो है लगभग 12.5 किलोमीटर की रफ्तार से 12.5 किलोमीटर रफ्तार से साइकिल चलाता है, 3 किलोमीटर रफ्तार से पैदल चलता है। साइकिल और पैदल दोनों के द्वारा 40 किलोमीटर दूरी तय करने पर रविकांत 7 घंटा लेते हैं। तो कितने घंटा साइकिल उसने चलाया ये हमें बताना है। तो माना कि रविकांत ने जो है x घंटे साइकिल चलाया, 7 - x घंटा पैदल चला। तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या कि कुल दूरी जो है 12.5 गुने x + 3 गुने 7 - x है। तो रखिए इसको, कितना हो जाएगा 12.5x + 21 - 3x इक्वल कितना है 40 किलोमीटर की दूरी। तो x इक्वल कितना आ जाएगा 19.95, इसे काटेगा तो 2 घंटे। तो रविकांत जो है कितना घंटा साइकिल चलाता है, 2 घंटा। आंसर बनेगा सी। अगला देखिए, ए पाइप खाली टंकी को 6 घंटा में भर सकता है जबकि बी के साथ मिलने पे 4 घंटा में भर सकता है। केवल बी पहले 1 घंटा खोल दिया जाता है, उसके बाद ए को भी चालू कर दिया जाता है। टंकी भरने में कुल कितना समय लेगा ये हमें बताना होगा। तो देखिए, ए के द्वारा भरा गया 1/6 भाग, ठीक है, और ए और बी मिलके कितना करते हैं 1/4। बी अकेले काम करेगा तो बी में से ए को घटा दीजिए, 1/6 कर दीजिए, घटाइए इसको तो कितना हो जाएगा 12। ये आ जाएगा आपके पास 3 टाइम्स ये -2 घटाइए, यानी 12 दिनों में करेगा। अब जो है बी 12 दिनों में कर रहा है तो शेष काम कितना हो जाएगा, 1 में से घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 12 में से यानी 11/12। शेष हमारे पास काम बच कितना गया 11/12 बचा। अब ये 11/12 भरने के लिए बी कितना लेगा, 11/12 को भरने के लिए लेता है 1/4 इसकी कैपेसिटी है। तो काटते हैं कितना आ जाएगा 11/3। अब कुल समय कितनी हो जाएगी 1 + 11/3 ऐड करिए 14/3 आ रही है। इसको घंटा में हम लोग चेंज कर दे तो कितना आ जाएगा 4 घंटा 40 मिनट। आंसर नंबर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि 2 बाइक के क्रय मूल्य का योग दिया है
1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया दिया हुआ है। दो बाइक को 20% लाभ पर और दूसरी को एक को 20% लाभ पे, दूसरी को 20% हानि पे बेचा गया। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य हमें बताना है कि क्या होगी। देखिए 20% पे बेचा गया है पहला 1/5 यानी CP/5। तो ये जो हमारा होगा CP5 और SP कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। दूसरा जो होगा वो भी 5/10 होगा, तो वो तो हमारा लॉस होगा 5 और 4, ठीक है, क्योंकि लॉस हो रहा था एक घट जाएगा और गुने ये 3 से होगा। तो ये देखिए ये जो यदि हम करते हैं इसमें मल्टीपल तो ये 10 आता है, ये करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 15/25 और ये आया 12/24। अब हमारे 25 यूनिट का दाम दे रखा है, कितना दिया है 1,00,000 रुपया, तो 10 यूनिट का कितना हो जाएगा 40,000। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए P/Q के रूप में इतना को निरूपित करना है हमें, तो कैसे करेंगे दोस्तों। देखिए जो भी आपके पास 30 में रखे बाई कितना है तो उतना ही जीरो आपको रखनी होगी। 9 एक जीरो रखिए, क्योंकि एक डेसिमल यहाँ पे छूटा हुआ है रेकरिंग से, इसलिए तो 37/99 जीरो होगी आपके पास। ऑप्शन नंबर बनेगा राइट आंसर सी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्या है, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न कि 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 4 गुने 7 के पावर 2 के कितने गुणनखंड 50 से विभाज्य हैं किंतु 100 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए कितने हैं इसके, ये जो भी हमारा पहले लिखेंगे हम डिजिट इतना, ठीक है। अब 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसे जो हम लोग 2 के पावर 2 गुने 50, 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 2 लिख सकते हैं। अभिष्ट संख्या अब क्या आ जाएगी हमारा 3 + 1 गुने 2 + 1 गुने 2 + 1, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 गुने 3 गुने 3 कितना हो जाएगा 9 चौका 36। आंसर कितना आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। अगला है A 11, 23 और 17 का औसत 15 है, A B 12 और 25 का औसत 16 है, तो A/B का हमें वैल्यू निकालना है, कितना होगा। तो देखिए आंकड़े का योग बटा आंकड़े का संख्या लिखना होता है, तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे A + 11 + 23 + 70 बाई 4 होगा, इक्वल में 15 रहेगा, 15 4 जा 60 हो जाएगा। तो A इक्वल कितना आ जाएगा 60 - 51 घटा दीजिए, यानी A की वैल्यू 9 आ गई। अब फिर नेक्स्ट वाला निकालते A + B + 12 + 35 बट्टे 4 इक्वल 16, 16 चौका 64 और A का वैल्यू अब 9 दिया है तो रखते हैं यहाँ पे। तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा, B का वैल्यू 18 आ गया, A का वैल्यू 9 दिया है, हमें निकालना क्या A/B, रखिए 1/2। ऑप्शन नंबर क्या बना राइट आंसर सी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, एक निश्चित धनराशि पे 5% दर से 2 साल के प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 16.32 धनराशि ज्ञात करना हमको। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों D इक्वल होता है PR²/100 का होल स्क्वायर, ठीक है, बस यहीं पे रखना है आपको। तो D दिया है 16.32 इक्वल P गुने R कितना है 5 यानी 25 हो जाएगा, बट्टे 100 को 2 टाइम लिखिए यानी 10,000 आ गया आपके। इसको यहाँ पे 100 आएगा, 100 से 2 जीरो कैंसिल, 25 से चौका, अब इसे 4 से मल्टीपल करिएगा तो आंसर आपके पास आ कितने जाएंगे, आंसर आएंगे आपके पास 65/28। आंसर नंबर ए बनेगा। 3 कारों का चाल अनुपात दिया है 2:3:4। इन कारों के द्वारा समान दूरी तय करने के लिए समय कितना होगा ये हमें बताना है। तो समय कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए क्योंकि समान तय करना है ना, तो 2:3:4, तो इसे 3 से मल्टीपल करिएगा, समय का अनुपात क्या हो जाएगा 3:4, यानी यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये करिएगा 2 × 4, 2 × 4 8, यानी आंसर इसका आधा आएगा 4, ठीक है। 2 3 जा 6, 6 का आधा 3, तो ये हमारे पास आ कितना है 6 4 3। देखिए 6 4 3 ऑप्शन नंबर है ना आपके पास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखिए, बोल क्या रहा है, तेंदुलकर शब्द से 2 अक्षर चुनने जाते हैं, ठीक है ना, तो दोनों अक्षरों के स्वर होने की हमें प्रायिकता बतानी है। तो इसमें स्वर कितने आ रहे हैं दोस्तों, स्वर जो 1/12 आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ए बनेगा।
अगला प्रश्न देखिए, ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान बताना है आपको। 32 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी बनेगा 16 गुने 2 32 ग्राम। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ाता हुआ क्रम आपको बताना है। कौन है बढ़ता हुआ क्रम? तो आंसर नंबर ए बनेगा, ठोस से बड़ा द्रव, द्रव से बड़ा गैस बनेगा। अगला प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियां में थकान होती है? किसका एकत्रित होने पर? लैक्टिक अम्ल का। आंसर बनेगा बी, लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाने पर मांसपेशियों में थकान होता है। लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध खट्टा हो जाता है, सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल होता है। अगला है विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायु दाब सही है? कौन वायु दाब सही है दोस्तों? तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी, 0.001 mmHg। निम्नलिखित में कौन कथन जो है गलत है हमें बताना है। तो आइए कथन देख लेते हैं। कौन आ रहा है दोस्तों? अधातुएं धनायन बनाती है, ये इसमें कथन क्या है? गलत है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? राइट आंसर ए बन जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखें कि एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व, निम्नलिखित में कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? कौन नहीं है दोस्तों? टीएम नहीं है इसमें। एक्टिनाइड का टीएम यानी थूलियम एक जो है लैथेनाइड तत्व है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो इसमें कथन आपको बता दे, 1 और 3 सही है जबकि 2 गलत है। तो एक क्या है देखिए, ठोस CO2 को सूक्ष्म बर्फ के रूप में जानते हैं, बिल्कुल सही। बोल रहा है ठोस CO2 सीधे तरल में बदलती है, नहीं। CO2 सीधे तौर पे गैस रूप में बदलती, बिल्कुल सही। तो इसलिए आंसर हमारा बना ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखें, NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म में परिवर्तित न होने की आशा करेंगे? तो आंसर बनेगा सी, अपवर्तनांक। अगला देखें, लाइकोपोडियम ट्रैकोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? यह है किसका है दोस्तों? तो आंसर बनेगा सी, लाइकोपिस्डा। आंसर बनेगा सी। दामा मानव शरीर के किस का विकार है? दामा जो है मानव शरीर के डैश का विकार है, किस तंत्र का है? तो आंसर बनेगा बी, श्वसन तंत्र का विकार है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग जो है आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है? कौन नहीं होता है? तो आंसर बनेगा यहाँ पे सी, 2 और 3। 2 में क्या है दोस्तों? देखिए 2 में जो है प्लवक, मानव, मछली और टिड्डा। 3 में क्या है? भेड़िया, घास, सांप और बाघ। तो आंसर नंबर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हमारा। अगला देखिए, एंटीबायोटिक के बारे में निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है, हमें बताना है। सही जो नहीं है ये है, एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव से चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। आंसर नंबर सी बनेगा। अगला है, यदि एक आनुवांशिक रोग जो है लक्षण रूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ दूर संततियों से स्थानांतरित होता है, रोग कौन सा है? यह रोग जो है दोस्तों आपको बता दें, लिंग संलग्न अप्रभावी है। आंसर डी बनेगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो आंसर बनेगा आपका बी, हरे पौधे जो अपना भोजन कार्बन यौगिक से प्राप्त करते हैं। आंसर बनेगा बी यहाँ पे। अगला प्रश्न देखें, हरे पौधे जो है आपको ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सभी हरे पौधे कुछ नीली हरित शैवाल, कुछ प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन उत्पन्न कर सकते हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तथा उत्पादक कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज की स्थिरीकरण होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा कि HIV का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? तो एड्स हो सकता है। HIV का फुल फॉर्म होता है क्या है? HIV का बताइएगा दोस्तों। देखिए एड्स का फुल फॉर्म होता है क्या है? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्यूरेट इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। HIV निम्नलिखित प्रकार से फैल सकता है, क्या क्या? तो HIV संक्रमित किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त सिरिंज से किसी स्वास्थ्य मनुष्य के इंजेक्शन देने से होता है ना। और HIV के विभिन्न टेस्ट हैं, क्या क्या? एलिसा टेस्ट होता है जो HIV के लिए होता है, CD4 सेल्स काउंट भी होता है ना, रीपा जांच भी होता है, करपास जांच भी होता है। ये सब किसके लिए होता है? HIV एड्स के लिए टेस्ट होता है, ठीक है। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।